नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ सियासतनामा भाग 2 में हम समझने की कोशिश करेंगे 2003 से लेकर 2008 के बीच छत्तीसगढ़ की राजनीति किस करवट पर बैठी। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था तब के उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और उस समय के केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने जब अजीत प्रमोद कुमार जोगी को शपथ दिलाई थी, तब कांग्रेस ने सोचा नहीं था 2003 में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की पराजय हो जाएगी। अजीत जोगी ने कांग्रेस आला कमान के उस विश्वास को तोड़ दिया। आगे छत्तीसगढ़ की राजनीति ने क्या करवट ली, इसे जानने समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल मिश्रा जी से एक बार फिर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अनिल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। 2003 में संगठन से निकलकर मुख्यमंत्री बने डॉक्टर रमन सिंह ने नए छत्तीसगढ़ को नई दिशा देने के लिए जिस तरह के कार्य किए, जिस तरह की रीति नीति रही, जिस तरह की राजनीति उस समय चल रही थी, अजीत जोगी के बाद विद्याचरण शुक्ला की भूमिका भी बेहद अहम हो गई थी। 2003 की राजनीति के बारे में कुछ आप प्रकाश डालेंगे? 2003 का जो विधानसभा चुनाव था वो कई मायनों में बेहद ही निर्णायक साबित हुआ था। उम्मीद के विपरीत न सिर्फ भाजपा की सरकार बनी बल्कि अजीत जोगी की बहुत बुरी पराजय हुई थी। कांग्रेस सिर्फ 37 सीटें जीत पाई थी। उनमें सबसे बड़े रोड़ा बने थे विद्याचरण शुक्ल। उन्होंने शरद पवार की पार्टी एनसीपी को छत्तीसगढ़ में खड़ा किया और विधानसभा चुनाव में उन्होंने एनसीपी से सभी 90 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। लगभग 7% वोट वो उनको मिला था और उनके एक विधायक जीते थे, जबकि बसपा 4.5% वोट लेकर 2 सीटों पर विजयी हुई थी। एनसीपी का जो वोट था ये माना जा रहा था वो कांग्रेस का ही परंपरागत वोट था जिसमें सेंधमारी एनसीपी ने की थी। लाभांडी का वो फार्म हाउस जो बहुत चर्चित रहा विद्याचरण शुक्ला, जहां पर काफ़ी रहस्यमय जिंदगी जीते थे, उनके बारे में तरह तरह की किंवदंतियां हैं। 1 नवंबर 2000 को जिस समय यह तय होने जा रहा था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ का, तब एक घटना घटी थी। वहां एक तरह से कांग्रेस के समन्वयक बन के आए अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ न केवल धक्का मुक्की हुई बल्कि उनके कपड़े फाड़े गए। जो कैमरामैन वहां मौजूद था वो किसी तरह मैनेज कर लिए गए। अखबारों में वो खबरें तब नहीं छपी थी, लेकिन चर्चा खूब हुई थी कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के साथ हाथापाई हुई, क्योंकि अजीत जोगी को जिस तरह से गांधी परिवार या पार्टी आला कमान के इशारे पर मुख्यमंत्री बनाकर थोपा जा रहा था, इससे विद्याचरण शुक्ला काफ़ी नाराज थे। आखिरकार जिस तरह से उनकी नाराजगी फूटी, उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में डॉक्टर रमन सिंह नाम का एक व्यक्तित्व उभरता है, जो इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। तब भी वो घटना बेहद अप्रत्याशित थी, क्योंकि रमेश बैस और ताराचंद साहू जैसे 2 बड़े ओबीसी नेता थे। इनकी भूमिका के बारे में बताएंगे? पवन जी, आप जिस घटना को उल्लेख कर रहे हैं उसका काफ़ी प्रभाव आगे चल के छत्तीसगढ़ की राजनीति में पड़ा और अजीत जोगी की और विद्याचरण के बीच में जो खाई हुई बढ़ी थी उसका दुष्परिणाम कांग्रेस को हर रूप में उठाना पड़ा। उसके बाद रमन सिंह जब मुख्यमंत्री बने तब उस समय छत्तीसगढ़ भाजपा में 2 ओबीसी बड़े चेहरे थे। रमेश बैस रायपुर की जो सांसद थे और दूसरे ताराचंद साहू जो दुर्ग के सांसद थे और रमन सिंह से पहले वो छत्तीसगढ़ के पहले प्रदेश अध्यक्ष बने थे। दोनों रमन सिंह बनने के बाद दोनों नेताओं की कहीं न कहीं उपेक्षा शुरू हुई। हालांकि रमेश बैस लगातार सांसद निर्वाचित होते रहे, परंतु ताराचंद साहू जो काफ़ी आक्रामक नेता माने जाते थे, उनकी घेराबंदी इस कदर हुई कि आगे चलकर उसको पार्टी भी छोड़ना पड़ा। 2004 का मुझे वो लोकसभा चुनाव याद है, जब भूपेश बघेल ताराचंद साहू के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे थे और छत्तीसगढ़ में नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और ज़्यादातर ऐसे नेता जो ताराचंद साहू विरोधी खेमे के माने जाते थे वो मंत्री बना दिए गए, लेकिन केंद्रीय स्तर पर लालकृष्ण आडवाणी से जो नज़दीकियाँ थी ताराचंद साहू की, जिन वजहों से वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, और उसके बाद हालांकि वो खुद को साबित करने में लगे रहे। लगातार ताराचंद साहू चुनाव जीतते रहे। 2 बार इससे पहले विधायक थे गुंडरदेही से, उसके बाद लोकसभा के सांसद बने। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की जिन परिस्थितियों में सत्ता आई और ताराचंद साहू ने खुद को साबित करने के लिए जिस तरह से ओबीसी वर्ग को एकत्र किया, जिस तरह से जाति आधारित राजनीति नए छत्तीसगढ़ में देखने को मिली, उस बारे में आपका क्या कहना है? ताराचंद साहू बेहद ही आक्रामक नेता थे और ओबीसी के एक बड़े चेहरे थे। पवन जी,
जो आज साहू समाज को छत्तीसगढ़ में भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, उसके पीछे कहीं न कहीं ताराचंद साहू की मेहनत और उनकी भूमिका प्रमुख कारण थी। ताराचंद साहू न सिर्फ मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, बल्कि रमन सिंह के बनने के बाद वो जो अगड़े वर्ग के नेता थे तब के भाजपा में, उनके आंखों के किरकिरी बने हुए थे। इसी के चलते उसकी घेराबंदी शुरू हुई और दुर्ग जिले में भाजपा संगठन में टकराव की शुरुआत हुई थी, जिसका दुष्परिणाम आगे चलकर 2008 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे को हार के रूप में उठाना पड़ा था। आपने जब टकराव की बात की तो एक पुरानी घटना याद आती है। 1999 में सरोज पांडे को दुर्ग से भारतीय जनता पार्टी ने महापौर का प्रत्याशी बनाया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सरोज पांडे भिलाई की निवासी है और आमतौर पर जब नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं तो स्थानीय नगर के ही किसी नेता को प्रत्याशी बनाया जाता है, लेकिन पुराने दिग्गजों को किनारे रखते हुए जिस तरह से लखीराम अग्रवाल की मर्जी चली और सरोज पांडे को दुर्ग से कैंडिडेट बनाया गया, तब ताराचंद साहू 2 या 3 बार चुनाव जीत चुके थे, लगातार जीतते आ रहे थे। पहले विधायक, फिर जिला अध्यक्ष, उसके बाद सांसद बनाया गया और उन्हीं सांसद की इच्छा के विपरीत जिस तरह से सरोज पांडे को कैंडिडेट बनाया गया और सरोज पांडे 2004 में भी दोबारा महापौर जब चुन करके आई, एक तरह से उनके निर्वाचन क्षेत्र में जिस तरह की लकीर खींची जा रही थी, जिस तरह से ताराचंद साहू की घेराबंदी हो रही थी, वो अच्छी तरह समझ रहे थे। लेकिन जमीन से जुड़े हुए नेता थे, उनकी लोकप्रियता खासकर ग्रामीण राजनीति में उभर कर आ रही थी और छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी रमन सिंह के पास थी। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ताराचंद साहू से उनके संबंध काफी मजबूत थे, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह ग्रास रूट के नेता थे, संगठन को साथ लेकर चल रहे थे। पहले कार्यकाल में संगठन से पूछकर ही बड़े निर्णय लिए जाते थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रमन सिंह का पहला कार्यकाल सत्ता और संगठन में समन्वय के रूप में सामने आया था। ताराचंद साहू की भूमिका को लेकर आपने जो बात की, आप स्वयं भी ताराचंद साहू के बहुत करीबी सहयोगी रहे थे तब। मैं उनका प्रवक्ता था काफी लंबा और उनके प्रवक्ता भी होते थे। ताराचंद साहू क्योंकि काफ़ी जमीनी नेता थे और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी व्यापक पकड़ थी, स्वीकार्यता थी। दुर्ग जिला जो कि तब कांग्रेस का एक अभेद्य किला माना जाता था, उनको तोड़ने का किसी को यदि कि श्रेय जाता है तो ताराचंद साहू को जाता है। तब तक दुर्ग जिले में कुर्मी राजनीति हावी थी और ताराचंद साहू के आने के बाद न सिर्फ साहू समाज जागृत हुआ, बल्कि साहू समाज की पूरी एक भूमिका भी उभर कर सामने आई, जिसका आगे चलकर काफ़ी भाजपा की राजनीति में काफ़ी असर देखा गया। हालांकि ताराचंद साहू अपनी आक्रामकता के कारण उनकी पटरी अपने संगठन के नेताओं से नहीं बैठ पाई, जिसके चलते उन्हें भाजपा भी छोड़ना पड़ा और आगे के इतिहास आप खुद भी जानते हैं। इस बीच एक विवाद हुआ था उस समय के संगठन के शीर्ष में बैठे हुए कुशाभाऊ ठाकरे जी की मौजूदगी में उनका कुछ एक विवाद हुआ था। हालांकि अंदर खाने की वो बातें हैं कभी भी मीडिया में खुलकर नहीं आई। जिस तरह से कोल्ड वॉर चल रहा था और सन 96 से लगातार ताराचंद साहू लोकसभा चुनाव जीतते रहे। इससे पहले 1995 तक 4 या 5 बार चंदूलाल चंद्राकर दुर्ग से लोकसभा के सांसद थे। हालांकि उनका अधिकांश कार्यकाल दिल्ली में बीतता था, लेकिन ताराचंद साहू पब्लिक के बीच रहते थे, आम जनता के नेता बन गए। करीब 4 साल तक मैं स्वयं उनका प्रवक्ता था, तो मैंने उनकी कार्यशैली को जहाँ तक समझा, गहराई से एक बात समझ में आई कि संगठन का कोई व्यक्ति अगर चले जाए तो उसे उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती थी, बल्कि किसी समाज विशेष का कोई प्रमुख अगर चले जाए तो ताराचंद साहू जी के लिए ज़्यादा प्राथमिकता वो रहती थी कि किस तरह से समाज विशेष का कोई काम तत्परता से किया जाए। हालांकि संगठन को पर्याप्त तवज्जो इसलिए भी नहीं मिलती थी क्योंकि जो पदाधिकारी बनाए जा रहे थे वो कहीं और से तय हो रहे थे। ताराचंद साहू जी की जिस तरह से उपेक्षा हो रही थी, उसके बावजूद अपनी विशेष कार्यशैली और जनता के बीच उपलब्ध रहने के कारण वो खासे लोकप्रिय हो चुके थे। हालांकि मुख्यमंत्री के वो एक स्वाभाविक दावेदार थे, लेकिन जिन परिस्थितियों में डॉक्टर रमन सिंह ने अपना कार्य शुरू किया उसका लाभ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आया। धीरे धीरे शासन की योजनाएं जब जमीन पर उतरती नजर आई तो यहां से डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा भी उभर कर सामने आया और मुख्यमंत्री के रूप में वो एक स्वीकार चेहरा हो गए थे। डॉक्टर रमन सिंह के उस कार्यकाल के बारे में कुछ आप बताएंगे? डॉक्टर रमन सिंह का जो पहला कार्यकाल था वो बिल्कुल जमीनी धरातल पर था। सामान्य वर्ग से होने के बावजूद रमन सिंह लगभग सभी वर्गों में स्वीकार्य नेता के रूप में उभरे। पहले कार्यकाल में अफसरशाही भी उतनी हावी नहीं थी। संगठन में
हावी नहीं थी, संगठन के लोगों की सुनी जाती थी और कार्यकर्ता भी उनके कार्यशैली से खुश थे। एक बात और समझ में आती है, उस समय के नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा की भूमिका कहीं न कहीं कांग्रेस में संदिग्ध हो गई थी, क्योंकि महेंद्र कर्मा आक्रामक नेता होने के बावजूद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए उतने आक्रामक नहीं थे, कहीं न कहीं उनका जो एक फ्रेंडली व्यवहार है वो कांग्रेस के उस समय के सबसे कद्दावर अजीत जोगी के आंखों के भी किरकिरी बनते जा रहे थे। और 2004-05 का ये वही कार्यकाल है जब सलवा जुडूम उभर कर सामने आया। सलवा जुडूम में जिस तरह से सरकार की भूमिका थी और महेंद्र कर्मा जिस तरह से अपनी कांग्रेस पार्टी की लाइन से अलग जाकर उस समय के रमन सिंह सरकार के साथ कदम ताल करते हुए नजर आए, उस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे आप। पत्थर टाइगर के नाम से मशहूर महेंद्र कर्मा बेहद ही आक्रामक नेता थे। अजीत जोगी की सरकार में रहते हुए उनकी अजीत जोगी से कभी नहीं पटी। जब अजीत जोगी की बुरी तरह हार हुई 2003 के विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के रूप में महेंद्र कर्मा की नियुक्ति हुई थी। तब उम्मीद की जा रही थी कि अपने आक्रामक तेवर के कारण महेंद्र कर्मा रमन सिंह को विधानसभा के बाहर गंभीर चुनौती देंगे, किंतु रमन सरकार के पूरे 5 साल के कार्यकाल में जो तेवर महेंद्र कर्मा के सामने आए हैं, उसके बाद उनकी गिनती रमन सरकार के 14वें मंत्री के रूप में होने लगी। काफी गहरी बात आपने कही। उस समय जिस तरह की राजनीति हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी के 2003 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री बन गए, तो एक नाम जिसकी चर्चा बहुत कम होती है वो थे शिव प्रताप सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के सूरजपुर जिले के आदिवासी नेता थे, 3 बार के विधायक थे। बाद में हालांकि राज्यसभा का सांसद बनाया गया और विपरीत हालात में ताराचंद साहू के साथ उन्हें 2008 में पार्टी लाइन के विरुद्ध काम करने के लिए निलंबित भी किया गया। शिव प्रताप सिंह की चर्चा बहुत कम होती है। यदि हम गूगल या इंटरनेट पर जाकर सर्च करने की कोशिश करें तो शायद उनकी फोटो भी जल्दी नहीं मिलेगी। ये जो जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा ही उभर के आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता ऐसा लग रहा था कहीं हाशिए पे जा रहे हैं, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा आपको लग रहा है? रमन सरकार बनने के बाद पहले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शिव प्रताप सिंह की नियुक्ति हुई थी। वे आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता थे और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तब सत्ता और समन्वय में एक बेहतर तालमेल था। रमन सिंह अपनी कार्यशैली और अपनी सौम्य छवि के कारण बहुत तेजी से भाजपा के अंदर अपनी जगह बना रहे थे, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि केंद्र में भी उनकी जो छवि थी वो मजबूत होती जा रही थी। उस समय जब मनमोहन सिंह की सरकार थी केंद्र में और जो मंत्री छत्तीसगढ़ आते थे, वो सारे के सारे लोग रमन सिंह की कार्यशैली के इस तरह मुरीद थे कि उनकी तारीफ करके जाते थे, जबकि कांग्रेस के स्थानीय जो नेता थे उसको लेकर विरोध भी जताते थे। उसके बावजूद भी रमन सिंह कांग्रेसियों के भी काफ़ी चहेते बने हुए थे। यही से मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। यदि वो कांग्रेस खेमे से भी स्वीकार्य व्यक्ति थे, तो इसमें अजीत जोगी की भूमिका आती है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज भी एक चर्चा होती है। डॉक्टर रमन सिंह और अजीत जोगी के संबंध राजनीतिक लिहाज से काफ़ी मजबूत थे। अंदर खाने की जो बातें चलकर आती थी, वहाँ कांग्रेस से भी ये आरोप दबी जुबान में लगते थे कि कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी का कारण अजीत जोगी बने हुए थे। लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि महेंद्र कर्मा और अजीत जोगी दोनों अलग अलग धुरी के नेता थे। ऐसे में एक तरफ महेंद्र कर्मा से भी अच्छे संबंध होने के कारण सरकार सहज रूप से चला पा रहे थे, नेता प्रतिपक्ष को जब अपनी खेमे में मिला लिया गया था, जैसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। तो ऐसे में अजीत जोगी के संबंध डॉक्टर रमन सिंह से कैसे हो सकते हैं, ये एक समझने वाली बात है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि महेंद्र कर्मा के साथ रमन सरकार की पटरी बिल्कुल बहुत अच्छी बैठी हुई थी, किंतु अजीत जोगी से भी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बहुत ही बेहतर संबंध थे। इसके चलते कांग्रेस को लगातार 2 चुनाव हारना पड़ा था। अजीत जोगी नहीं चाहते थे कि उनके रहते और कोई दूसरा नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस में खड़ा हो। यही कारण था कि अजीत जोगी हर चुनाव में रमन और भाजपा सरकार के मददगार के रूप में सामने नजर आते थे। 5 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के बाद जिस तरह से सत्ता विरोधी माहौल के बावजूद डॉक्टर रमन सिंह 2008 में एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, हालांकि 1.5% से भी कम का अंतर कांग्रेस से वोटों का था, बावजूद इसके डॉक्टर रमन सिंह जिस तरह से स्वीकार चेहरा हुए और उस विधानसभा चुनाव में जो ताराचंद साहू की भूमिका थी उसे हम आगे की कड़ियों में समझेंगे कि किन हालातों में ताराचंद साहू जी का निलंबन हुआ। छत्तीसगढ़ में भाजपा के सत्ता काल में प्रदेश अध्यक्ष रहे शिव प्रताप सिंह की भी रुखसती हुई, उन्हें निकाला गया। राज्यसभा के सांसद हालांकि 2008 में बनाए गए थे। ऐसे तमाम हालातों को हम छत्तीसगढ़ सियासतनामा की आगे की कड़ी में देखेंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े हुए तमाम ऐसे किस्से जिन्हें जानना समझना आपके लिए बहुत
बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ सियासतनामा की दूसरी कड़ी में आज इतना ही, फिर जल्दी मेरी आपसे मुलाकात होगी। अनिल जी हमारे स्टूडियो में है, आपका स्वागत है। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और राजनीति की सुचिता के लिए अच्छे लोग राजनीति में आए। और यदि आप अपनी भूमिका सुनिश्चित नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर बुरे लोग हमेशा की तरह राजनीति में हावी रहेंगे। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।